ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो चलो अब हमारे सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम हमारा आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो देखो कुछ लोगों ने मेरी तरफ से ये चैप्टर सीखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं सीखा होगा। ओके, तो ये चैप्टर को मैं पूरे जीरो लेवल के साथ ही स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ क्या रखिएगा, कैलकुलेटर रखिएगा। ओके, रफ नोटबुक और पेन। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप लोग ऊपर रखो और आपका जो दिमाग है वो भी खुला रखो। ठीक है, क्योंकि मैं जो बातें बोलूँगा तो वो आपके दिमाग के अंदर जाने चाहिए, राइट। ओके ओके, so see, just we completed the chapter that is introduction of statistical description of data, right? Okay, so according to the Professor Bowley, what is the definition of statistics? Statistic का definition क्या था? According to the Professor of Bowley, to collect the data. After the collection of the data is what? क्लासीफाई दी डेटा। डेटा को क्लासीफाई करना है आप लोगों को, है ना। चार तरीके से मीन्स 4 टाइप से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ओके, आफ्टर द क्लासिफिकेशन यू हैव टू प्रेजेंट योर डेटा, प्रेजेंट योर डेटा, है ना। एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन यू हैव टू एनालिसिस योर डेटा एंड देन आप रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकते हो, राइट। ओके, तो देखो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के अंदर आपने डेटा को कलेक्ट किया तो उसके बारे में डिस्कशन उसी चैप्टर में दिया था। ओके, उसके बाद डेटा को क्लासिफाई करने के तरीके कितने थे, 4 तरीके थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का भी इंट्रोडक्शन उसी चैप्टर में था। ओके, प्रेजेंटेशन डेटा भी उसी चैप्टर में हमने किया। 3 तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर सकते, प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, राइट। उसके बाद हमें एनालिसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एनालिसिस। देखो हमारा लास्ट वाला क्या था? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एनालिसिस वगैरह किया क्या? नहीं। ओके, तो एनालिसिस इसका मतलब क्या? तो एनालिसिस इसका मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्शन, उसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सो दीज आर द एनालिसिस, राइट। ओके, तो एनालिसिस में आप लोगों को ये जो एनालिसिस है ना, वो इसके डायरेक्टली एक एक चैप्टर्स दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट एनालिसिस कौन सा है आप लोगों का? सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसका एक डायरेक्टली चैप्टर बन गया है। सेकेंड एनालिसिस क्या है आप लोगों का? डिस्पर्शन, उसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ओके, सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनालिसिस इन द स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स में जो आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ता है उसका ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दैट चैप्टर, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना। उस एग्जाम्पल से ये सेंट्रल वैल्यू क्या होता है ना, उसका बराबर आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है ये चैप्टर, राइट। द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज व्हाट? अ सिंगल वैल्यू which describes the characteristic of all data, this is called as a central value. repeat, बोलो क्या होता है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एक सिंगल वैल्यू है ना। वो वैल्यू क्या करती है? पूरे के पूरे डेटा की कैरेक्टरिस्टिक बता देती है। दैट सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड एज अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो एक केस स्टडी में हुआ क्या कि मेरी बाइडी नंदिनी, है ना, उसने डिमांड की कि आज मुझे पानी पूरी खानी है ना। तो मैं उसको लेके गया पानी पूरी के ठेले पे, है ना। तो मस्त पैकी हमने 3 प्लेट ऑर्डर की पानी पूरी की। मैं, मेरी छोटी बच्ची और मेरी बाइडी, है ना। हमने खा लिया। उसके बाद पानी पूरी अच्छी थी तो मेरी बीवी ने फिर से एक पानी पूरी की डिमांड, 1 प्लेट के पानी पूरी की डिमांड की। और मैं ज़्यादा नहीं खाता, है ना। आप देख ही सकते हो मेरा फिटनेस वगैरह। अब हुआ क्या, मेरी बीवी और मेरी बेटी वो पानी पूरी खा रहे थे ना, तो तब तक इन बिटवीन दैट मैं वो पानी पूरी वाला जो ठेले वाला जो था ना, उससे मैं बात करने लगा। अपना मैथमेटिक्स से तो मैं उधर चालू पड़ जाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ उसको 50 रुपए की पानी पूरी की प्लेट है, हाँ ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यार तेरा डेली में कितने नंबर ऑफ प्लेट्स सेल हो जाती हैं? तो बोला साहब जी क्या है कि ऐसा है कि कभी कभी 200 सेल हो जाता है, कभी कभी 180 पे निपट जाता है, तो सर कभी कभी 200 के आगे भी चला जाता है। तो मैंने बोला कि यार चलो एक काम करते हैं, इसका है ना 200 नंबर ऑफ प्लेट कितना, 200 सेल होता है पर डे के लिए, है ना। कितना पानी पूरी सेल करता है? 200, है ना। वो बोलता कि सर संडे को है ना मेरे और ज़्यादा सेल होते हैं।
तो हमने एक काम किया कि 200 पानी पूरी की प्लेट है ना वो सेल हो रही है, ऐसा अज्यूम करते हैं। ओके, अब मुझे बताओ 200 पानी पूरी की प्लेट सेल करता है और एक पानी पूरी की प्लेट की प्राइस कितनी है? ओके, तो उसका डेली का रेवेन्यू कितना हो गया? ये डेली हो गया। मंथली कितना हो गया? 3 लैक्स। ईयरली कितना हो गया? 36 लैक्स हो गया, है ना? कितना हो गया? 36 लैक्स, है ना? 36 लैक्स में उसका प्रॉफिट कितना होगा? पानीपुरी की ठेले की में 50% तो प्रॉफिट तो आ ही जाता होगा ना, बराबर है कि नहीं? इसका मतलब कितना? 18 लैक्स। 18 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 कर लो, वो उसका मंथली इनकम हो गया 1,50,000, है ना? और वो भी वो मैंने बोला कि वो कब आता है, वो बोला साहब जी मैं 5 बजे आ जाता हूँ, 6 बजे तक मेरा पूरा ये काम हो जाता है, तो 6 बजे से कस्टमर आने चालू हो जाते हैं। कब तक सर? 9 बजे तक। तो देखो, क्या लगता है पानी पूरी का ठेला डालना चाहिए अपन ने? चलो शुरुआत करते हैं, है ना? तो देखो अभी ठीक है, ये एक अलग पार्ट हो गया, बट मुझे ये बताइए एक सिंगल वैल्यू से हमने उसका पूरे का पूरा इनकम निकाल लिया ना, रेवेन्यू निकाल लिया ना, बराबर है ना? तो वो सिंगल वैल्यू उसी को क्या बोला जाता है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। अब समझ में आ गया व्हाट इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना? एक सिंगल वैल्यू ली मैंने, है ना? मुझे बताओ वो 200 जो लिया तो हर दिन वो 200 का ही सेल करता है क्या? नहीं, कभी कभी 200 प्लेट से कम भी होगा, कभी कभी ज्यादा भी होगा। तो मैंने एक वैल्यू कंसिडर की 200, एंड दैट 200 इज नथिंग बट द सेंट्रल टेंडेंसी, एंड दैट इज that value describes the characteristic of all data. So this is the concept of measures of central tendency. समझ में आ गया? ओके, तो यस यहीं पे मीन्स नोट्स के अंदर भी मैंने यही छापा है ना, पानीपुरी वगैरह वगैरह। ओके, तो आई होप कि आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके, सो स्टैटिस्टिक के अंदर लेकिन उन्होंने क्या बोला है, देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल वैल्यू or observed or an observation having the central position from the rearranging of the concentrated data. Remember one thing, to identify the measures of central tendency we require the concentrated data. कौन सा डेटा लगता है? अभी आप बोलोगे कि सर ये कॉन्सेंट्रेटेड डेटा, इसका मतलब क्या केमिस्ट्री की लैब में जाके आया होगा क्या डेटा? नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड डेटा इसका मतलब क्या, आप लोग सब 10th पास हो, हाँ सर इसीलिए तो, है ना? मुझे बताइए आपके 10th में मैथमेटिक्स में 100 में से कितने मार्क्स आए थे, ये पता है आप लोगों को, है ना? मैंने आपको पूछा बताओ कितने मार्क्स है, तो आप 99, क्या बात है ना? अब मुझे बताओ आयुष के जो बेटे रहेंगे, है ना, उनको वो कितने मार्क्स बताएंगे? 99 ही बताएंगे ना, वो चेंज होगा क्या? नहीं, तो इसको क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड इसका मतलब क्या, एक बार रिकॉर्ड में आ गया, फिक्स हो गया, बस अभी वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप लोग अगर आपके कंपनी का प्रॉफिट है, जनवरी में कितना प्रॉफिट हुआ, फरवरी में कितना प्रॉफिट हुआ, मार्च में कितना प्रॉफिट हुआ, वो एक प्रॉफिट रिकॉर्ड में आ गया, तो उसको चेंज कर सकते हो क्या आप लोग? नहीं, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड डेटा। क्या बोला जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड। सो फॉर टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल वैल्यू your data must be concentrated, and measures of central tendency is always helpful in the heterogeneous data, not in the homogeneous data. homogeneous और heterogeneous का मतलब पता है ना? homogeneous इसका मतलब क्या, each and every value is equal. मुझे बताओ जनवरी से लेकर दिसंबर तक मेरे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इक्वली है ना? तो मुझे बताओ मुझे सेंट्रल वैल्यू से कुछ मिलेगा क्या? नहीं, रादर अगर मैंने सेंट्रल वैल्यू भी निकालने की कोशिश की तो वही वैल्यू मिलती है। कैसे? वो हम आगे सिलेबस के अंदर डिस्कस करने ही वाले हैं, है ना? बट सेंट्रल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपके पास जो डेटा होगा वो हेटेरोजीनियस टाइप का होगा। क्या होगा? ओके, सो फॉर द सेंट्रल वैल्यू वी हैव टू रिक्वायर द कॉन्सेंट्रेटेड डेटा एंड द डेटा मस्ट बी हेटेरोजीनियस टाइप। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ बोलना है? ओके, अभी तक आप लोग क्या समझे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? तो क्या होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? अ सिंगल वैल्यू which describes the characteristic of all data is called as a central value. For the central value we require the concentrated data, है ना? And the data must be heterogeneous type of the data. Clear है? How many types of measures of central tendency? 3 types.
ओके अभी मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की जो 3 टाइप्स है वो कौन कौन से है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को टेबल भी बना के रखा है। हाँ इसमें कुछ रह गया होगा तो आप लोगों को मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो सी मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेंट्रल पोजीशन फ्रॉम द रीअरेंजिंग द कॉन्सेंट्रेटेड डेटा। रीअरेंजिंग, आपको डेटा को अरेंज करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी सेंट्रल में, वही उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। एंड this value which describes the characteristic of whole data. The central tendency is also known as the average of the first degree. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ ओके मैंने क्या बोला कि ये एनालिसिस का पार्ट है। अब एनालिसिस का पार्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आप लोगों का पहला स्टेप है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज ऑफ द फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगला चैप्टर जो है दैट इज द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, सो दिस इज कॉल्ड एज अ एवरेज। वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज ही है क्या, डिस्पर्शन, बट उस एवरेज को हम क्या बोलेंगे, एवरेज ऑफ द सेकेंड डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एवरेज ऑफ सेकेंड डिग्री। कोरिलेशन को थर्ड डिग्री ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, हाँ ठीक है। हाँ ये फर्स्ट डिग्री झालं ते सेकंड डिग्री, मग त्याला थर्ड डिग्री बोलो, थर्ड डिग्री देगा मैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, तो फिर कोरिलेशन को क्या बोलते हैं उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स। तो अभी यहाँ पे 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में 3 टाइप्स मिलेंगे आप लोगों को। सबसे पहला टाइप होगा आप लोगों का मैथमेटिकल एवरेज, उसके बाद आएगा आप लोगों का पोजिशनल एवरेज और उसके बाद आएगा अदर एवरेजेस। ओके अभी देखो ये तीनों एवरेजेस के बारे में है ना हम थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ओके सर, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में आपने बोला कि अ सिंगल वैल्यू विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल डेटा, तो बस ना सर एक डेटा है उसमें से एक सेंट्रल वैल्यू निकाल लो, हो गया। तो ये 3 टाइप देने की जरूरत क्या है, बराबर है कि नहीं। ओके तो उसमें मैथमेटिकल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है एंड अदर एवरेज है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो अभी देखो एक एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ। तो सबसे पहला आएगा आप लोगों का मैथमेटिकल एवरेज। तो मुझे ये बताइए, आपने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ था वो डेटा कलेक्ट करने के कितने मेथड्स थे, डेटा कलेक्ट करायची 2 प्राइमरी और, बस जो भी डेटा कलेक्ट होता था तो डेटा 2 फॉर्म में होता था, एक क्वालिटेटिव डेटा और एक क्वांटिटेटिव डेटा। ये बात समझ में आ गई। अब उस डेटा को अगर आप लोगों को क्लासीफाई करना है तो आप 4 प्रकार से आप उसको क्लासीफाई करते थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके बाद जोग्राफिकल ऑर्डर, उसके बाद कार्डिनल और ऑर्डिनल डेटा, है ना। कार्डिनल जिसका मतलब क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। ये बात समझ में आ गई, बराबर है। ओके तो अभी देखो मैथमेटिकल एवरेज मीन्स अगर आपके पास डेटा है तो उसमें मैथमेटिकल एवरेज ये पहला टाइप क्यों लाया गया। तो दोस्तों अगर आपके पास क्लासिफाइड डेटा है और उस क्लासिफाइड डेटा के अंदर आपका क्वांटिटेटिव डेटा टाइप है, कौन सा डेटा है, तो क्वांटिटेटिव डेटा टाइप को मैथमेटिकल एवरेज से सॉल्व किया जाता है। रिपीट, ओके तो मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के टेंडेंसी में जो 3 पार्ट है, तो उसमें जो पहला पार्ट है मैथमेटिकल एवरेज, तो वो मैथमेटिकल एवरेज क्यों बना, क्योंकि अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है, क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है, तो इट सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एवरेज। क्लियर है। ओके उसके बाद आया पोजिशनल एवरेज। सो व्हाई द पोजिशनल एवरेज, यस अगर सर डेटा क्वालिटेटिव टाइप का आ गया तो मुझे बताओ, क्वालिटेटिव में मैथमेटिक्स हम कर सकते हैं, मैथमेटिकल इसका मतलब क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, खत्म, मैथमेटिक्स इतना ही है ना। लेकिन अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा अगर आ गया तो आप लोग उसको मेजर कर सकते हो क्या, ऐसे कर सकते हो क्या कि सपोज आप लोगों को एवरेज ऑफ ब्यूटी निकालना है, तो ऐसे करोगे क्या, ब्यूटी ए प्लस ब्यूटी बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू चुड़ैल, इज इट पॉसिबल, अरे बोलो, नहीं होगा, बराबर है ना। तो इसीलिए अगर क्वालिटेटिव डेटा आ गया तो क्या करें, मैथमेटिकल एवरेज फेल हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने अगला एवरेज लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड एज अ पोजिशनल एवरेज। क्या होगा, तो पोजिशनल एवरेज में भी आप लोगों को नंबर्स ही मिलेंगे। हाँ तो बेसिकली आपका जो क्वालिटेटिव डेटा रहेगा ना उसको क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सीखा था, स्टैटिस्टिक इज हेल्पफुल ओनली इन quantitative data, not for the qualitative data, but if the qualitative data is there, so first we have to convert into quantitative data with the help of ranking system, बराबर है ना। तो आपके पास यहाँ पे भी नंबर्स ही होंगे, क्लियर है। ओके
और उसके बाद सर फिर हाँ ठीक है, अभी समझ में आ गया क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अगर हो गया तो फिर अदर एवरेजेस क्यों आ गया। तो आपको पता है क्रोनोलॉजिकल डेटा था, देखो तो क्रोनोलॉजिकल डेटा में ईयर्स सबका कांस्टेंट रहेगा कि नहीं, वो पर्टिकुलर ईयर्स में कितना प्रॉफिट हुआ है, वो टाइप के एवरेजेस में उस टाइप का अगर डेटा अगर आ गया तो आप लोगों को अदर एवरेजेस डिस्कस करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के 3 पार्ट्स बने। क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज फॉर व्हाट, मैथमेटिकल एवरेज किसके लिए यूज होता है, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। सेकेंड पार्ट क्या है, पोजिशनल फॉर व्हाट, क्वालिटेटिव फेनोमेनॉन। एंड तीसरा क्या है आप लोगों का, अदर एवरेजेस फॉर द क्रोनोलॉजिकल डेटा। क्लियर है? क्लियर है? ओके अच्छा, तो सर मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के 3 टाइप्स वो समझ में आ गए। तो जो पहला टाइप है वो मैथमेटिकल एवरेज, तो उसमें भी मैंने कितने पार्ट बनाए, 3 पार्ट बनाए, है ना। पहला कौन सा है, हाँ पहला कौन सा है बच्चों, अरिथमेटिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा हार्मोनिक मीन। अभी सर ठीक है, आपने तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और अदर क्रोनोलॉजिकल में पार्ट तो बना दिए, लेकिन फिर से मैथमेटिकल में ये 3 क्यों, बराबर है ना। ओके सो इसका भी रीजन है, देखो मैथ मीन स्टैटिस्टिक्स में है ना, हर एक चीज का कुछ तो भी रीजन है ना। ऐसा नहीं कि टाइप से अच्छा हाँ चलो करो, ऐसा नहीं है। हर एक डेटा का मीन्स हर एक स्टेटमेंट का कोई ना कोई तो भी रीजन होने ही वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो मैथमेटिकल एवरेज में सिर्फ अरिथमेटिक मीन यूज किया तो नहीं चलेगा क्या सर, नहीं चलेगा। तो देखो मैथमेटिकल एवरेज में ये 3 टाइप क्यों दिए। सपोज आपके पास एकदम सिंपल डेटा है, सिंपल डेटा इसका मतलब आप लोगों को मैंने बोला कि आपका एक साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ओके तो मुझे बताइए आपका मीन्स स्टेप्स क्या होगा, आप क्या करोगे। सर हर एक महीने का हम प्रॉफिट चेक करेंगे कि जनवरी का प्रॉफिट कितना है, फरवरी का कितना है, मार्च का कितना है, अप टू दिसंबर का कितना है ना। वो प्रॉफिट आप लोगों का किसी से कंपेयर करना है क्या, आप लोगों को बोलो कंपेयर करना है क्या, नहीं, उसका सिंपल एवरेज निकालना है। तो आप क्या करोगे फिर, सर एक्यूमुलेट करेंगे उस डेटा को, उस प्रॉफिट को, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, कितना, अभी वो तो कांस्टेंट है ना, बोलो कितने से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो एक सिंगल फिगर जो होगी उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको। हाँ तो फिर सर ठीक है ना, पता है हमें भी, है ना। ओके तो अगर आपके पास सिंपल डेटा अगर है ना, तो उसको क्या, अरिथमेटिक मीन यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखो अगला सवाल ये है मेरा, सपोज करो अला ने भैया को 50 मार्क्स मिले, है ना, और पार्थ को 80 मार्क्स मिले, किसको मार्क्स ज़्यादा है, वेरी गुड है ना। ओके अगर मैंने बोला कि इन दोनों का कंपैरिजन करना है आप लोगों को, किसको मार्क्स ज़्यादा है, अगर ये आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप पहले क्या बोलोगे, सर जो पेपर दिया था वो आउट ऑफ कितने का था। तो अलाने ने जो पेपर दिया था ना उसका आउट ऑफ कितने का था, 100 का था। ओके और पार्थ ने जो पेपर दिया था वो आउट ऑफ 150 का था। अब मुझे बताओ ये 50 और ये 80 हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते। इसका दोनों का इंपॉर्टेंस अलग अलग हो गया ना, बिकॉज ये आउट ऑफ 100 था और ये आउट ऑफ कितना था, 150 था, बराबर है। ओके तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि अलाने और पार्थ के जो मार्क्स है उसका एवरेज निकालो, क्या निकालो, एवरेज निकालो। तो अगर आपने ऐसा किया 50 प्लस 80 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन से, 2 ऑब्जर्वेशन से, तो ये जो आप लोग अरिथमेटिक मीन निकालोगे ना ये गलत कहलाएगा, क्या होगा ये, गलत। द रीजन इज व्हाट, बिकॉज 50 और 80 को इक्वल इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया आप लोगों ने। बात समझ में आ गई। तो अगर आप लोगों का डेटा किसी के साथ कंपेयर होके आया है और डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंट पर थाउजेंड, है ना, ये केस कहाँ पे पाई जाती है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन डिक्रीज, है ना। ओके सप्लाई डिमांड, आप लोगों का प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज होता है, बराबर है ना। ओके तो वहाँ पे आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन अगर यूज किया तो वो डेटा खराब हो जाएगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा।
तो सर फिर इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, मीन तो निकालना है हमें, तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों का ऐसा डेटा आ गया, मीन्स कंपेयर्ड वाला डेटा अगर आ गया, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ज्योमेट्रिक मीन। क्या यूज करना पड़ता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो समझ में आ गया, मैथमेटिकल एवरेज में पहला क्या है, अरिथमेटिक मीन, दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या। देखो मेरा जनवरी फरवरी का प्रॉफिट जो था वो कंपेयर किया था क्या मैंने किसी से, वो डायरेक्टली डेटा आ गया था ना रिकॉर्ड में, है ना, तो उसको अरिथमेटिक मीन। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन कब यूज किया जाता है, अगर डेटा किसी से कंपेयर हो रहा है, रेशियो के फॉर्मेट में है, तो मुझे ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई, पक्का, वाह सर हो गया ना। फिर अरिथमेटिक मीन इसका मतलब सिंपल डेटा है, अगर डेटा कंपेयर हुआ है तो ज्योमेट्रिक मीन। तो फिर सर अगला, फिर से ये 3 टाइप्स क्यों है मैथमेटिकल एवरेज में, ओके। तो तीसरा क्या है आप लोगों का, हार्मोनिक मीन है। क्या है, हार्मोनिक मीन। तो अभी हार्मोनिक मीन क्यों है, राइट, नहीं, हाँ गाड़ी, चलो याद आ रहा है यार, ओके। तो देखो हुआ क्या कि कॉलेज रोड से मैं महात्मा नगर गया, महात्मा नगर, है ना, मैं बाइक के पे गया, मैं कॉलेज रोड से महात्मा नगर के महात्मा नगर पे, है ना। और मेरे बाइक का जो स्पीड था ना वो कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर था, है ना, कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। और मैंने रिटर्न जर्नी की, है ना, मैं थक गया था तो मैंने 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे मैंने बाइक चलाई। अभी यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है। तो अगर आप लोगों ने एवरेज स्पीड अगर निकाला, है ना, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर एवरेज स्पीड है ना, तो 60 + 50 डिवाइडेड बाई 2, सर आ गया 55 किलोमीटर पर आवर। ये गलत हो जाएगा, है ना। तो फिर सर एक काम कर लेते, ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करते हैं, वो भी गलत आएगा, है ना। सर गलत आएगा इसका मतलब एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो आप लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे ना तो आपका अरिथमेटिक मीन काम में आएगा, ना तो आप लोगों का ज्योमेट्रिक मीन काम में आएगा। सर अरिथमेटिक मीन क्यों काम में नहीं आएगा ये बताओ, चलो मुझे बताइए। कॉलेज रोड से महात्मा नगर पे मैंने जो बाइक चलाई है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, तो केस ऐसी थी क्या, देखो अज्यूम करो मैं बाइक पे बैठा, मैंने बाइक स्टार्ट की, है ना, क्लच दबाया, गियर डाला और एक्सीलेटर एकदम 60 पे लेके गया, कहाँ पे, और क्लच छोड़ के मैं बुर्र ऐसे कॉलेज रोड से डायरेक्ट महात्मा नगर 60 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट, हाँ चेंज इच नहीं, बीच में क्या बोलते हो स्पीड ब्रेकर आए, सिग्नल आया, कुछ भी नहीं देखा, है ना, आंटी जी आ गई उसको भी उड़ा, ऐसा हुआ कि होगा क्या, बोलो हुआ होगा क्या, नहीं ना। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर इसका मतलब ये ऑलरेडी एक एवरेज है, इसका मतलब मैंने 60 किलोमीटर पे चलाई है क्या बाइक, नहीं, कभी कभी कम किया होगा, कभी कभी ज़्यादा किया होगा, कभी कभी रुक गया होगा सिग्नल पे। बात समझ में आ गई, अरे है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे अरिथमेटिक मीन काम में आएगा क्या आपका, क्यों नहीं, क्योंकि सर अरिथमेटिक में क्या होता है कि एक डेटा फिक्स हो गया तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो समझ में आ गया यहाँ पे अरिथमेटिक मीन फेल क्यों होगा, ये बात समझ में आ गई, है ना। अब मुझे बताओ ये जो 60 किलोमीटर पर आवर का ये जो डेटा मैंने दिया है, ये किसी से कंपेयर किया है क्या, अदर बाइक वाले से, हाँ चल मेरे साथ चल, हाँ फिर सर किया तो, अरे बट ये मेरे लिए ही करना है ना, एवरेज स्पीड ऑफ महेश वही करना है ना मुझे, तो वो ज्योमेट्रिक मीन चलेगा क्या इधर, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन भी हो जाएगा फेल। तो अगला एवरेज आता है दैट इज कॉल्ड एज अ हार्मोनिक मीन, क्या आता है, तो यहाँ पे आप लोगों को हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों, समझ में आ गया। सो दैट्स वाई मैथमेटिकल एवरेज के अंदर मैंने 3 टाइप बोले थे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ये तीनों कैटेगरी के सम्स अगर आ गए तो क्लासिफाई करते आएगा क्या आप लोगों को, अगर सिंपल डेटा है तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है तो कंपेयर, अगर है तो ज्योमेट्रिक मीन, अगर फिजिक्स आ गया तो हार्मोनिक मीन। ये बात समझ में आ गई। अब देखो आप कॉमर्स वाले लोग हो, बराबर है, ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज कौन सा रहेगा आपके लिए, डिपेंड्स, है ना। हार्मोनिक मीन ज़्यादा तो रहेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये साइंस वालों के लिए बहुत किफ़ायती है। आप लोगों का अगर डेटा सिंपल है तो अरिथमेटिक मीन यूज़ करोगे, और अगर डेटा
परसेंटेज के फॉर्म में है, पर थाउजेंड के फॉर्म में है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन। आपको याद होगा मैंने इंडेक्स नंबर जो आपको पढ़ाया था उसमें एक स्टेटमेंट यूज किया था, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन इज यूज, बट मोस्टली अरिथमेटिक मीन आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट बोला था ना, इधर भी है, बोला था मैंने, याद नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, कुछ लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया, सो डोंट वरी, हो जाएगा वो भी कवर। हाँ, चलो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? अच्छा, तो सर अब मुझे बताओ, ये तीनों एएम, जीएम और एचएम के अंदर मैंने जो तीन टाइप का जो डेटा बोला, उसमें सारे के सारे डेटा में कौन सा था? क्वांटिटेटिव ही डेटा था ना। क्वालिटी नजर आई क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? पोजिशनल एवरेज। क्या आएगा? तो अभी ये पोजिशनल एवरेज में फिर से दो, मीडियन और मोड, बराबर है ना? ओके, तो यहाँ पे मीडियन और मोड, तो मीडियन और मोड में पोजिशनल एवरेज में क्या होगा कि आपके पास क्वालिटेटिव डेटा होगा, है ना? तो क्वालिटेटिव डेटा अगर होगा तो यहाँ पे आपको पहले उस डेटा को रीअरेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी डेटा होगा, उसका फिर से एक रीअरेंजमेंट करना पड़ता है आप लोगों को, है ना? तो सर रीअरेंजमेंट करना इसका मतलब क्या? एक तो असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग में डेटा को आपको लिखना है। ओके, और उस डेटा को आपको दो इक्वल हिस्से करना है, तो सेंटर में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सर उसका फायदा क्या होगा कि देखो आपने डेटा को अरेंज किया है ना, तो सेंटर में जो आएगा वो 50% वैल्यू उससे लेस रहती है और 50% वैल्यू उससे ग्रेटर रहती है, तो उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। ये बात समझ में आ गई? और मीडियन का आप लोगों को कंपैरिजन करना पड़ता है विद द एक्सट्रीम वैल्यू। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो हम मुझे ये बताइए, जितना डेविएशन कम उतना एरर कम या ज्यादा? देखो स्टेटमेंट, डेविएशन खूब जास्त है तो एरर क्या होगा? ज्यादा होगा ना, बराबर है? और अगर डेविएशन बहुत कम है तो एरर भी कम होगा, बराबर है? अब अगर आपका एरर कम है तो आपका प्रिडिक्शन का स्ट्रेटजी एक्यूरेसी मींस मोर एक्यूरेट होगा, बराबर है? और डिस्पर्शन ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी भी कम रहेगी आप लोगों की। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो देखो मीडियन में क्या होता है, एक सेंट्रल वैल्यू मिल जाती है, और अगर उस सेंट्रल वैल्यू का कंपैरिजन अगर हमने एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ अगर किया, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब पता है ना, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू, है ना? तो अगर डेटा छोटा होगा तो ठीक है, लेकिन सर अगर मेरे पास 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो, है ना, तो उसका एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ मीडियन को कंपेयर किया तो डेविएशन बहुत ज्यादा दिखेगा ना। तो मुझे बताओ, जैसे जैसे डेटा बढ़ते जाएगा मीडियन के हिसाब से उसका जो एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ वाला जो डिफरेंस है, जो डेविएशन है, वो भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा कि नहीं? आप लोगों का बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि मीडियन में होता क्या है कि ऑब्जर्वेशन के दो इक्वल हिस्से करने हैं, लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा हो गया ना तो उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, ऑब्जर्वेशन के सिर्फ दो इक्वल पार्ट मत करो, ऑब्जर्वेशन के सेवरल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करो। तो हर एक पार्ट में जो वैल्यूज आएंगी ना, उस वैल्यूज को पार्टीशन वैल्यू बोलेंगे। तो मीडियन के अंदर आप लोगों को एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टीशन वैल्यू, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। बट मुझे बताइए, समझ में आ गया कि पार्टीशन वैल्यू क्यों है? क्यों है पार्टीशन वैल्यू? क्योंकि सर एक्सट्रीम मीडियन का एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ अगर रिलेशन देखा तो डेविएशन बहुत ज्यादा जाएगा, है ना? तो और अगर डेटा और ज्यादा हो गया तो डेविएशन और चला जाएगा ज्यादा, बराबर है ना? तो इसीलिए हमें डेटा को क्या है, कुछ इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, बराबर है ना? तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यू। सो पार्टीशन वैल्यू इज द कंसेप्ट ऑफ मीडियन, जिसको मीडियन आता है उसको पार्टीशन वैल्यू भी आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? ओके, अच्छा सर मैथमेटिकल एवरेज तो समझ में आ गया, पोजिशनल भी उसमें में जो मीडियन है वो भी समझ में आ गया। अब रहा सवाल मोड का, तो फिर ये मोड क्यों, है ना? अभी देखो कुछ टेक्स्ट बुक में मोड को पोजिशनल एवरेज में भी दिया है, कुछ टेक्स्ट बुक में मोड को अदर एवरेज में भी स्थान दिया गया है ना? ओके, तो बेचारा क्या है कि ऐसा ही है, वाहियात एवरेज है वो, है ना, ऐसा बोला जाता है। अभी मोड क्यों? अभी देखो, हाँ, मुझे ना चप्पल की दुकान डालनी है ना, चप्पल, ओके, चप्पल की दुकान डालनी है, तो मुझे ये बताइए, मैं ऐसा रिकॉर्ड
रखेगा क्या रादर? बताओ बेटा, तुम्हें कौन से नंबर की चप्पल लगती है? हाँ, 9 नंबर। तुला रे 8, तुला 7, 7 8 9, है ना? तो मैं इसका एवरेज निकालूंगा। एवरेज कितना आएगा? 8 आएगा। तो मेरे शॉप में 8 नंबर की चप्पल रख दी मैंने, है ना? ये बंदा आया, है ना, मुझे चप्पल दिखाओ, है ना? मैंने दिखाई उसको 8 नंबर की। ये बोल रहा है सर मुझे 7 नंबर की चप्पल चाहिए। नहीं नहीं, मैंने एवरेज निकाला है, 7 8 9 का एवरेज 8 आता है, तो ये ले 8 नंबर की चप्पल। वो चप्पल मुझे मार के फेंकेगा कि नहीं? बराबर है ना? तो मुझे ये बताइए, अरिथमेटिक मीन काम में आएगा क्या? हाँ, चलो ज्योमेट्रिक मीन निकालते, वो आएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब पूरा मैथमेटिकल काम में आएगा क्या? नहीं। सेकेंड थिंग, मीडियन यानी चप्पल्स को अरेंज करेगा क्या? मैं अभी ऐसे छोटी 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 ऐसे अरेंज करेगा क्या? बोलो, अरेंज करेगा क्या? नहीं। मुझे ये बताइए, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप आपकी शॉप में कौन से नंबर की चप्पल रखोगे? वेरी गुड, है ना? सर सबसे ज्यादा कौन से नंबर की चप्पल की डिमांड है? फॉर एग्जाम्पल 8 नंबर की चप्पल की डिमांड बहुत ज्यादा है। मैं सारे नंबर की चप्पल में रखेगा, नो डाउट, है ना? लेकिन लेकिन बहुत अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा? आपके शॉप में कौन से नंबर की चप्पल की डिमांड ज्यादा है, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वो नंबर की चप्पल आप आपकी दुकान में रखोगे। तो आपकी दुकान में अगर 8 नंबर की चप्पल अगर ज्यादा बेची जाती है ना, तो आपके शॉप का मॉडल वैल्यू हो जाता है 8 नंबर की चप्पल। समझ में आ गया बच्चों? अब मुझे आप लोग ये बताइए, आपके शॉप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर की ही चप्पल की सबसे ज्यादा डिमांड होगी, ऐसा कंपलसरी है क्या? सपोज करो 8 नंबर की चप्पल और 7 नंबर की चप्पल दोनों की हाईएस्ट डिमांड है और इक्वल है, तो मॉडल वैल्यू ऑफ योर शॉप क्या आएगा? 7 भी आएगा और 8 भी आएगा। तो मुझे बताओ, ये मोड जो है वो स्टेबल एवरेज है क्या? है ना? अब मुझे बताइए, मोड मीन्स सपोज करो हर एक चप्पल की डिमांड की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो मोड क्या आएगा? सारे आएंगे। नहीं तो फ्रीक्वेंसी ही रिपीट नहीं हो रही है तो मोड ही नहीं आएगा। तो समझ में आ गया मोड क्या है ना? तो मोड इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिससे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है, वो वैल्यू क्या हो जाता है? आप लोगों का मोड हो जाता है। बात समझ में आ गई? पक्का? ओके। तो मोड के लिए अरेंजमेंट वगैरह ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना? तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों की मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो आप लोग सीखोगे, जो रादर जो सीख लिया है आपने, तो उसमें ये 3 पार्ट क्यों होते हैं ये क्लियर हो गया आप लोगों को? पक्का? कोई डाउट रहेगा? तो अगर एग्जामिनेशन में अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अगर एनकाउंटर हुआ, तो आपको वो पूरा क्लासीफाई करते आएगा ना कि एएम निकालना है या जीएम निकालना है या एचएम। क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स? पक्का? तो जाए आगे। ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी? विचार दें। रिमेंबर वन थिंग, मिस ये पहले भी मैंने बोल दिया है कि मैथमेटिकल मिस मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की जो 3 मेथड्स होते हैं वो मीन, मीडियन, मोड नहीं होता। हाँ, ठीक है, मैंने सुना है कुछ लोग बोलते हैं की मीन, मीडियन, मोड कशाचं काय असं काही नसतं। हाँ, इट इज अ मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज एंड अदर एवरेज। इन मैथमेटिकल एवरेज देयर आर 3 टाइप्स अगेन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। उसके बाद पोजिशनल एवरेज में मीडियन एंड मोड, मोड बेचारा इधर उधर घूमता रहता है, और अदर एवरेजेस। तो इसके अंदर हमें अदर एवरेजेस सिलेबस के अंदर दिया नहीं है। टाइम सीरीज का कंसेप्ट था पहले, लेकिन आपको अभी वो टाइम सीरीज का कंसेप्ट हटाया गया है, टाइम सीरीज का जो चैप्टर है वो रिमूव कर दिया है, तो अभी ये मूविंग एवरेज आप लोगों के सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना ही पार्ट डिस्कस करना है। क्लियर हो गया? ओके। जो जो मैंने नोट में लिखा है ना वो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके। मैथमेटिकल एवरेज आर डिपेंडिंग ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब मैथमेटिकल एवरेज जो है एएम, जीएम, एचएम, इसके लिए जितने भी ऑब्जर्वेशन दूंगा मैं वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन आपको कंसिडर ही करने पड़ेंगे। क्लियर? उसके बाद पोजिशनल एवरेज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस मीन्स उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता आपका। इन द मीडियन वी ऑल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यू, जैसे कि मैंने डिस्कशन में ही बोल दिया, एंड अदर एवरेजेस विल कवर इन द कंसेप्ट ऑफ टाइम सीरीज, बट टाइम सीरीज आपको
नहीं है तो अभी वो चैप्टर्स हम नहीं करेंगे हम। ओके, तो नाउ डिस्कस द एवरेजेस वन बाय वन। तो सबसे पहले आएगा आप लोगों का मैथमेटिकल एवरेज। क्लियर है? ओके, तो देखिए अभी मैथमेटिकल एवरेज में एग्जैक्टली क्या है, अभी एकदम कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ बच्चों, मैथमेटिकल एवरेज में सबसे देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एएम है, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड, है ना? नहीं नहीं, ये प्रायोरिटी के हिसाब से बोला मैंने। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको है? अरिथमेटिक मीन को, उसके बाद जीएम, देन एचएम, उसके बाद। क्लियर है? ओके, तो इस हिसाब से ही आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अभी हम मैथमेटिकल एवरेज में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अरिथमेटिक मीन डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? अरिथमेटिक मीन। So what is the definition of arithmetic mean? So arithmetic mean is nothing but the sum of the all observation, rather arithmetic mean is the ratio of sum of the all observation to the number of that observation. That is called as the arithmetic mean. If the observations are denoted by letter x, किससे डिनोट किया मैंने? x से अगर डिनोट किया, so arithmetic mean of that data is denoted by letter x bar. किससे डिनोट किया जाएगा? x बार से डिनोट किया जाएगा। सर मैंने अगर ऑब्जर्वेशन डी से डिनोट किया तो अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? डी बार आएगा। कर लो, बट यूनिवर्सल क्या है कि एक्स आई से डेटा डिनोट करो एंड लाइक दिस। ओके, तो चलो अभी अरिथमेटिक मीन निकालते हैं हम लोग। अब मुझे बताइए आपके पास जो डेटा प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से फॉर्मेट में होता है? रे रॉ डेटा, डिस्क्रीट, ठीक है, रॉ विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद ग्रुप डेटा। बराबर है? इसके स्टैटिस्टिकल नाम बताओ तो जरा। रॉ डेटा को क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल सीरीज। रॉ डेटा को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। रॉ विथ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब एक्सआई होगा लेकिन वो फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सीरीज। और उसके बाद ग्रुप वाले को कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो आपको कितने फॉर्मूलीज मिलेंगे? हर इसमें तीन तीन फॉर्मूलीज मिलने वाले हैं। क्लियर टू एवरीवन? तो अभी हम अरिथमेटिक मीन डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या करना है अरिथमेटिक मीन? फॉर एग्जांपल की मेरे भैया 7 दिन के लिए हॉलीडेज पे गए और उन्होंने बोला कि एक काम कर, दुकान तू संभाल, है ना? मैंने मस्त पैकी एकदम अच्छे कपड़े वगैरह पहन के मैंने दुकान का एकदम शेड, अपन शेड बन गया 7 दिन के लिए। और पहले दिन मैंने प्रॉफिट किया एकदम ताबड़तोड़ 500 रुपये का। क्या प्रॉफिट 500 रुपया है भाई पर डे का? हाँ, कम मत समझो। उसके बाद दूसरे दिन 400 रुपये का किया। मुझे ये बताइए अरिथमेटिक मीन के अंदर में जो आप लोगों को डेटा दूंगा, देखो मेरे हर एक स्टेटमेंट को है ना याद रखिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट किधर ना किधर फिर से इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो वो मुझे बताइए अरिथमेटिक मीन के अंदर में जो डेटा प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो डेटा के अंदर क्या मैं यहाँ पे 100 रुपीज माइनस में दे सकता हूँ आपको? ए लाओ जागू झाला तर मैं ईमानदार आदमी है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस। मेरा डेटा कॉन्सेंट्रेटेड है, मैं झोल नहीं करेगा। अब मैं ईमानदार हूं, तो मुझे बताओ लॉस हो सकता है कि नहीं? हाँ बोलो, हो गया? ओके, चलो उसके बाद फिर से 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना? एक दिन 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितनी झाले? 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद मैंने संडे को छुट्टी ले ली, तो मुझे बताओ जीरो रहेगा या नहीं रहेगा? है ना? तो मुझे ये बताइए फॉर द वैल्यू ऑफ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन, जो डेटा रहेगा आप लोगों का, वो डेटा कैसा भी वैल्यू रह सकता है। बराबर है ना? इट में बी पॉजिटिव, इट में बी निगेटिव, रादर इट में बी जीरो ऑल्सो। क्लियर टू एवरीवन? बराबर है? अरे हाया ना बोलो यार, है ना? ऐसे तुम ना ऐसे बोलते नहीं ना, मजा नहीं आता। अभी मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है। ओके, चलो ये मैंने सिर्फ बोलने के लिए बोला था, बट अभी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको बताना है कि एक्झॅक्टली क्या हो रहा है। ये इथे किती घेऊ? 700, इथे इथे किती होतं रे? 100। इधर मैं 700 रुपया ले लेता हूँ, चलेगा? ठीक है, चलो अगर आप लोग, ये 300 है बच्चों, हाँ,
तो चलो एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो आप क्या करोगे बताइए जरा। वेरी गुड। तो सर सबको हम ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, बराबर है, 7 दिन का डेटा है। तो 500, 400, 100, 300, 800, 1000 एंड 700, टोटल कितना आ गया एंड डिवाइडेड बाय 7 कितना 542.85। चलो ये बात समझ में आ गई। ओके, तो भैया आफ्टर 7 डे आए और मुझे पूछा मिस महेश बता बेटा तेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है। अब मुझे ये बताइए, मैं भैया को ऐसा बोलूंगा क्या, भैया मंडे को 500 रुपये का हुआ, ट्यूसडे को 400 का, ऐसा बताएगा क्या मैं? नहीं, है ना, कान के नीचे बजाएगा भैया मेरा, है ना। तो वो जगह बेटा एवरेज प्रॉफिट बता। तो मुझे क्या करना है, एक सिंगल फिगर बतानी है जिससे भैया पूरे के पूरे डेटा की कैरेक्टरिस्टिक बता देंगे। तो मैं भैया को बोलेगा कि भैया 542.85 ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अच्छा, और मेरे भैया भी बहुत होशियार है ना, एवरेज प्रॉफिट ना, तो भैया क्या करेंगे, इस फिगर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या मिलेगा आपको, इसका टोटल मिलेगा कि नहीं? अरे आया ना, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो उसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई 3800। तो भैया बोलेंगे चल ला बे 3800। समझ में आ गया। तो अ सिंगल वैल्यू विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल डेटा हो गया आप लोगों का। बात समझ में आ गई। और इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चों, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, पक्का। ओके, अब बच्चे इसमें से ही खुश हो जाते हैं, हाँ आलवर का ये तो अभी शुरुआत है ना अरिथमेटिक मीन की, आगे आगे इसके सम्स देखो थोड़े अलग होने वाले हैं। अभी देखो इससे मीन्स बहुत बोलने के जैसा है अभी इसमें। अब मुझे बताइए, ये एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज द 542.85 प्रॉफिट पर डे हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा हर दिन में 5400 एंड क्या है 542.85 इतना हुआ है क्या? नहीं सर, कभी कभी उतना भी हुआ होगा, कभी कभी उससे ज्यादा हुआ होगा, कभी कभी कुछ दिन में उससे कम का प्रॉफिट हुआ होगा। तो दैट इज द एक सिंगल फिगर है जो कि पूरे डेटा की कैरेक्टरिस्टिक बता रही है। क्लियर है? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो ये बात सबको समझ में आ गई? एनी डाउट? पक्का क्लियर? तो अरिथमेटिक, हाँ बोल बेटा। हाँ ऑब्वियसली जीरो, अगर मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मैंने जीरो अगर ले लिया है ना, तो मुझे ये बताइए गणपती बाप्पा बसवायचे आहेत आपल्याला, है ना, आप सब क्या वर्गणी देने वाले है ना, दोगे ना? हाँ ठीक है। तो मेरे से आपने वर्गणी लिया 101 रुपया, इस बच्चे ने 501 रुपया दिया। हो सकता है तो सर मेरे पास पैसा नहीं है, बट मैं कमेटी में शामिल होना चाहता हूँ, बराबर है ना। ओके, तो मुझे बताइए आप एज एन ऑब्जेक्ट मुझे कंसिडर करना है या नहीं करना है? समझ में आ गया? आपका इन्वॉल्वमेंट है क्या उसमें? लेट से कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है, मीन्स प्रॉफिट का शेयर्स अगर देना है आप लोगों को, है ना, तो हो सकता है ना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, हम सर इन्वेस्टमेंट नहीं रहे तर, लेकिन पूरे का पूरा कंपनी का काम यही संभालता है बंदा, तो शेयर्स देना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो होगा क्या कि अगर जीरो आ गया तो उसको कंसिडर नहीं किया, इसका मतलब डिवाइडेड बाय भी कम करना है क्या? बिल्कुल नहीं, कंसिडर ऑब्जर्वेशन है ना। ओके, तो उसको लेना ही है आप लोगों को। क्लियर है? और कोई डाउट, शंका, कुशंका? पक्का। अब मुझे ये बताइए इसका फॉर्मूला क्या बना रहे हैं आप लोगों का? देखो फॉर्मूले कभी लर्न नहीं होते हैं, है ना, फॉर्मूले आप लोग बनाओ। सर एक्स से डिनोट किया था तो हम अरिथमेटिक मीन एक्स बार से डिनोट करेंगे, और एक्स बार क्या है आपका रेशो है, किसका रेशो है सर? ऊपर है ना, हमने जो ऑब्जर्वेशंस थे उसका समेशन लिया, तो ऑब्जर्वेशन डिनोटेड बाय एक्स और उसका समेशन लिया ना, तो क्या आएगा ऊपर, समेशन ऑफ एक्स आई एंड होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज एन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन। क्लियर टू एवरीवन? पक्का। अब मुझे बताइए, मेरे पास अभी दूसरा डेटा है अभी, हाँ देखो कैसा है, मैंने ना एवरेज हाइट निकालना है बच्चों का, क्या निकालना है? एवरेज हाइट निकालना है। तो मैं चेक करूंगा कि हर एक बच्चों को, तो फिर मुझे क्या लगेगा, हर एक बच्चों का हाइट लगेगा ना, ओके, वेट लगेगा, बराबर है। तो एक का वेट कितना है, 50 kg है, दूसरे का 48 है, अगले का 55 है, अगले का 48 है, अगले का 38 है, अगले का 45 है, देन 55 एंड लाइक ऐसा डेटा है। मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पे कुछ वैल्यूज बहुत बार रिपीट हो सकती है कि नहीं, बराबर है ना।
और मुझे 50 लोगों का एवरेज निकालना है। इसका मतलब ये कितनी फिगर्स मुझे अरेंज करनी पड़ेगी, 50 फिगर्स मीन्स 50 नंबर्स मुझे लिखने पड़ेंगे, बराबर है ना। तो मैं ना लॉजिक लगाता है, मैं क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व कर लेगा कि मेरे पास है ना 38 से 55 तक के ऑब्जर्वेशन है। तो मेरे पास कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 38 है, उसके बाद डायरेक्टली 42 है, जरूरी नहीं कि 39 होना ही चाहिए, है ना। 42 है, 43 है, उसके बाद 55 है, ओके, उसके बाद लेट्स से 50 है, 55 है, लाइक दिस, बस हो गया। तो मैं ये चेक करेंगे क्योंकि मेरे पास इतने ही ऑब्जर्वेशन है, तो मैं ये चेक करेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, बराबर है ना। तो मैं बोलेगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका वेट 38 है, तो वो हाथ ऊपर करेंगे तो मैं काउंट कर लेगा, है ना। तो ऐसे मान लो 5 स्टूडेंट्स है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द 5 इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन 38, 38 इज माइन ऑब्जर्वेशन, राइट, ओके। तो उसमें कितने ऑब्जर्वेशन आए, ये 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे। पिछले चैप्टर में हमने ये फ्रीक्वेंसी का किया ही है ना। तो लाइक दिस। तो अब मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पे अगर मैंने ये फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो ये टोटल कितना बनना चाहिए, 50 बनना चाहिए, बराबर है ना। क्यों, क्योंकि सर आपने 50 लोगों का रिकॉर्ड लिया है ना, लाइक दिस, है ना। तो 5 हो गई, ये 10 हो गई, ये 8 हो गई, ये 3 हो गए, ये 17 हो गए, कितने झाले रे बघा रे, 20 30 35 35 झालेत का, कितना 58 हो गए, 8 कमी करून टाका इथे, सोरे कशाला त्रास करून घेतोय स्वतःला। चलो हो गया। अब मुझे बताइए, अगर मुझे मीन अगर निकालना है तो मीन में क्या हुआ, सर हमने ना हर एक ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है। तो अब मुझे बताओ 38 ऑब्जर्वेशन को आपको लेना है, कितनी बार लेना है, 5 बार। तो मुझे बताओ 38 प्लस 38 प्लस 38 प्लस 38 हो गए क्या रे, प्लस 38, कैन आई से दैट 38 इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, बराबर है ना। उसके बाद 42 कितने बार लेना है, तो उसको कैसे लिखेगा मैं, है ना, ओके। 42 इज रिपीटेड 10 टाइम्स, क्लियर है। और मुझे बताओ ये हर एक की क्या करनी है आप लोगों को, एडिशन करनी है ना। तो मुझे बताइए मैं यहाँ पे क्या करेगा, 5 इंटू 38 कर लेगा, बराबर है ना। उसके बाद क्या करे लेगा, 10 इंटू 42। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या आपको, मैं फ्रीक्वेंसी को क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्सआई के साथ, उसके ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने एफआई और एक्सआई का मल्टीप्लीकेशन किया। उसके बाद मुझे क्या लगने वाला है, तो मैं इसका समेशन ले लेगा। अब मुझे बताओ इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे क्या, नहीं, क्यों नहीं, सर वो 6 ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो कुछ ऑब्जर्वेशन रिपीट भी हुए ना। तो इसे कुल मिला के मेरे पास कितने ऑब्जर्वेशन थे, 50 ऑब्जर्वेशन थे। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ फॉर्मूला एक्स बार का क्या रहेगा, आपने समेशन किया, किसका समेशन किया है, एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन किया, और उसको कितने से डिवाइड कर दिया, समेशन ऑफ एफ आई से डिनोट कर दिया। समझ लगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनाने का, लर्न नहीं करने का, एक्स बार इक्वल टू समेशन क्यों रे, अरे, है ना। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ओके। अब तीसरा डेटा आएगा, कौन सा, ग्रुप डेटा, है ना। तो ग्रुप डेटा में क्या होता है बच्चों, कि मैं बोलेगा कि मैंने 50 मार्क की टेस्ट ली है, नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, तो मिनिमम मार्क्स कितना मिलेगा, 0, और मैक्सिमम मार्क्स कितना मिलेगा, 50। तो मैंने बोला कि 0 to 10 मार्क्स कितने लोगों को है, तो मैं एक क्लास बनाएगा। उसके बाद 10 to 20 कितने को है, 20 to 30 कितना है, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया, मेरा मार्क्स हो गया। अभी मैं बोलेगा कि 0 to 10 ये कितने लोगों को हाथ ऊपर करेंगे, वो ये 3 ही लोग मिले, नालायक किधर के, है ना, पढ़ाई भी नहीं करते। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, फ्रीक्वेंसी हो गया ना, ओके। तो लाइक दिस, तो ऐसा डेटा में अरेंज करेगा। ते ये ले लेते हैं 13, ये ले लेते हैं 14, ये लेते हैं 10, और ये लेते हैं 20। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। अब मैंने बोला कि इसका मीन निकालना है, क्या निकालना है। अब मुझे बताइए बच्चों, मीन निकालने के लिए आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। अब मुझे बताओ ये 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये लेट्स से ये 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब ये 3 लोगों को कितने मार्क्स मिले, 0 to 10 में मार्क्स मिले। तो इस पर्टिकुलर बंदे को कितना मार्क्स है वो पता है क्या, पता है क्या, नहीं पता है। तो फिर अभी करेंगे क्या, आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज, सेंट्रल वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक अज्यूम कर लेंगे कि 0 और 10 के अंदर
सेंट्रल वैल्यू क्या है, जिसको आप लोग मिड वैल्यू भी बोलते हो, क्या बोलते हो? तो फॉर द ग्रुप डेटा, अगर आपके पास ग्रुप डेटा आ गया और अगर उन्होंने अरिथमेटिक मीन आइडेंटिफाई करने के लिए अगर बोला, so first of all you have to identify the mid value for that particular class. तो हर एक क्लास की एक मिड वैल्यू होगी, तो वो निकालना पड़ेगा आप लोगों को, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर XR. ये बात समझ में आ गई? तो मुझे बताओ 0 और 10 में मिड वैल्यू कौन सी है? 5 है. ये बात क्लियर हो गई? अब आप मुझे बताओ सर 5 ही क्यों लिया? नहीं नहीं, अरे बेटा 5 कैसे आया ये बता नहीं रहा हूं मैं, हाँ, पूछ नहीं रहा हूं, 5 ही क्यों लिया ये पूछ रहा हूं. हाँ वही क्यों, सिंपल है ना सर, सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो इसीलिए 5 ही लिया. 1 2 3 बाकी के भी वैल्यूज आएंगे ना, लेकिन वो लिया क्या? नहीं, बिकॉज सेंट्रल वैल्यू लगने वाली थी, इसलिए वो मिड वैल्यू ही कंसिडर किया. तो हर एक क्लास की मिड वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी ना, बिकॉज ईच एंड एवरी क्लास इज अ डिफरेंट क्लास. तो ये 5 हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया? 15 हो गया, ये 25, ये 35 और ये 45 हो गया. ये बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ इसका अगर एवरेज अगर निकालना है तो फिर से क्या करोगे? 5 ऑब्जर्वेशन 3 लोगों का है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा? 15 आएगा. अरे बेटा हैंग मत हो रे, हैंग मत हो. ये 15 आ गया आप लोगों का, बराबर है. अगला वैल्यू क्या आएगा? लाइक दिस. तो अब मुझे बताइए इसका अगर मीन निकालोगे तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? हाँ बोलो क्या आएगा? ये हो रहा है क्या? अच्छा ये नहीं हो रहा है क्या? हाँ, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई अगेन करेंगे. क्लियर हो गया? ओके. तो आप मुझे बताइए अगर आप लोगों को अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन के कितने फॉर्मूलेज हो गए? 3 फॉर्मूलेज हो गए, है ना? कितने? 3 फॉर्मूले. सबसे पहला फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन. नाउ टेल मी ये फॉर्मूला आप क्यों यूज करोगे, कब यूज करोगे? इंडिविजुअल सीरीज के लिए यूज करोगे, बराबर है. ओके. उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, नहीं तो समेशन एन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मीन समेशन ऑफ एफ आई इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटल एन, है ना? एंड ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करोगे? फॉर द डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज फॉर द ग्रुप डेटा. क्लियर है? तो 3 फॉर्मूले आ गए. अच्छा दोनों ये दो डेटा. क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो इसमें से सम्स अगर आ गए तो समझ में आ जाएगा. ओके. तो चलो अभी कुछ आपके लिए दे रहा हूं मैं, तो वो फटाफट सॉल्व करो. दिखाई दे रहा है ना? डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉल्यूशन. फाइव हंड्रेड, 600, 700, 800, 900. बोलो एवरेज कितना आया? हाँ पक्का? नक्की का? yes, answer is 700, right? Next sum. Marks of the 8 student in the economics test given below, so find the average marks, mean marks. मीन को समटाइम एवरेज भी बोल सकते हो, हाँ ठीक है. फटाफट 65. चलो नेक्स्ट. वो ये इधर चेक मत करो, ये डिनोमिनेटर में मैंने गलती से वो 6 डाल दिया है, नहीं तो तुम भी 6 ही करोगे. हेलो बोलो कितना एवरेज ना? अरे बेटा क्या रे, ए आत्माराम 600 आ रहा है सबका. ओके चलो नेक्स्ट. कौन सा डेटा है ये बताइए जरा. रॉ विथ फ्रीक्वेंसी. क्या करना है पता है ना? शॉर्टकट पता है? शॉर्टकट क्या करोगे? 10 इंटू 5 इज इक्वल टू एम प्लस, लाइक दिस. उसके बाद एमआरसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट का एडिशन कितना है? कितना है वो? 10 15 20 40 पर. अरे वो बेटा वो 50 है ना वो अप्पा. अरे मैं समेशन एफ आई की बात कर रहा हूं. चलो डायरेक्ट आंसर बताओ.
टी से, अच्छा नहीं मुझे कुछ बोला ना कोई लोग कि समेशन एफ आई टी से, ऐसा समेशन एफ आई नहीं है, 50 था वो। चलो करो फटाक से। कौन सा? 71 पॉइंट पक्का? चलो आगे 71.2, ठीक है। ये 20 लिख दिया, गलत है क्या? मैं मेरी मर्जी, मैं 20 क्या, मैं 2000 कितना भी लिख सकता हूं मैं, मेरी मर्जी भाई। हाँ अभी ये क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले बीच की वैल्यू, यार है बीच की वैल्यू मत बोल रहे, मिड वैल्यू बोल, तो ये बीच पे जाना पड़ेगा फिर। 515 वगैरह वगैरह है ना, ठीक है। कैसे हैंग हो गया? अरे बाप रे, अच्छा ऑपरेशन कर रहे हो आप लोग। आ रहा है क्या? जम रहा है ना? नहीं जमा तो बीच में रख दो, जम जाएगा रात तक। आंसर आप बोलो ना, कितना आया? 32 आ गया, बराबर है क्या, है आ गया ना 32, ठीक है ना। साला सर मैंने निकाल लिया सर, मुझे खुद में भरोसा नहीं हो रहा है सर। आ गया, ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, ओके। बट देखो बच्चों, एग्जाम में है ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गया तो समझ लो आप है ना बहुत लकी हो, है ना। तो सर फिर एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन मीन्स आन नहीं आते, इसका मतलब नहीं पूछने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं इंस्टीट्यूट से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे चोमू चोमू मत डालो, है ना। ओके, तो अभी देखो क्या होता है कि इसमें अभी सबसे अरिथमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन में भी आता है आप लोगों का, ठीक है, क्लियर। ओके, अभी क्या है देखिए, चलो हाँ, अभी ये बेचारा हैंग नहीं होना चाहिए। मेरे टाइप पे ये सारे सारे पीसी क्यों हैंग होते रहे? ये देखो, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ। हे फक्त माझ्या सेशनला हँग होतात का रे पीसी? ये देखो हैंग होने लगा ये तो। हाँ हाँ ना यार, देखो इसको अभी मैं क्या करेगा, इसके ऊपर एक हाथ ब्लैंक पेज है क्या? चलो सब लोग अभी इधर ध्यान देंगे। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? चलो ओके, एकदम फटाक से बोलो। अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है आप लोगों का, फॉर द इंडिविजुअल सीरीज समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, क्लियर है? एकदम ध्यान दो अभी। व्हाट इज द एक्स बार अरिथमेटिक मीन? व्हाट इज द समेशन ऑफ एक्स आई? this is the aggregate of all observation, means aggregate of your observation. This is also called as a sum of the all observation, okay. And what is the n? Number of observation, clear to everyone, okay. अभी देखो हुआ क्या कि मेरे पास 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, ओके, और मैंने ना एवरेज प्रॉफिट निकाला, और वो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 500 रुपीज आ गया। कितना आ गया? रुपीज 500 रुपीज आ गया। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला
कि एक ऑब्जर्वेशन जो था ना वो 700 था, मीन्स एक दिन का प्रॉफिट कितना था, 700 था, 700 था प्रॉफिट, लेकिन मैंने गलती से ना उसको 900 काउंट कर लिया। अब मुझे बताइए ये जो एवरेज आया हुआ है ये एवरेज सही है क्या, फिर गफला होगा फिर, है ना। तो अब भी हमें क्या करना है कि एवरेज मीन्स करेक्ट मीन निकालना है, करेक्ट एवरेज निकालना है। तो वो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले प्रोसेस को समझ लो, क्योंकि ये अकेला सम ऐसा नहीं कि मीन्स हाँ सर अभी पता है ना हमें उसमें क्या है ना। देखो ये जो लोग पहली बार सीख रहे हैं मेरी तरफ से उनके लिए भी बोल रहा हूँ, है ना। आपको अगर आ रहा है तो अच्छी बात है ना। तो देखो, तो ये मेरा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है और ये मैंने कंसिडर किया हुआ ऑब्जर्वेशन है जो कि इनकरेक्ट है। तो अभी मुझे करेक्ट एवरेज निकालना है, तो सर लेकिन बाकी के 9 ऑब्जर्वेशंस किधर है आपके पास, वो है क्या, नहीं, फिर भी करेक्ट वैल्यू निकल के आएगी क्या, यस निकल के आएगी। तो कैसे, मुझे बताइए, अगर आप लोगों ने एवरेज निकाला होगा तो आपका प्रोसीजर क्या होगा ये बताइए। सर यहाँ पे जो 10 ऑब्जर्वेशन थे ना वो 10 ऑब्जर्वेशन का आपने टोटल लिया होगा, और ये टोटल को आपने कितने से डिवाइड किया होगा, 10 से डिवाइड किया होगा, और आप लोगों को एक फिगर मिली, और वो कौन सी फिगर मिली है, 500 मिली है। और एवरेज का मतलब क्या होता है ये बताइए। इस डेफिनेशन नहीं बोली मैंने, मतलब क्या होता है, दिस इज द वैल्यू इज रिलेटेड फॉर द पर आइटम, है ना। क्योंकि मैं क्या बोलता हूं, एवरेज पर डे, पर स्टूडेंट ऐसे बोलता हूं ना, तो ये एक के लिए। लेकिन अगर मेरा एवरेज 500 आ रहा है इसका मतलब हर एक दिन में मुझे 500 होगा क्या, नहीं, कभी कभी कम, कभी कभी ज्यादा, कभी कभी 500 भी होगा। ये बात समझ में आ गई। तो मुझे बताइए यहाँ पे एज अ मैथमेटिक से अगर ढूंढा तो यहाँ पे आपको जो टोटल है उसको डिवाइड करना है कि नहीं, तो आपको ये टोटल चाहिए। तो ये टोटल कैसे मिलेगी, अगर एक दिन का प्रॉफिट मेरा 500 है तो मेरे 10 दिन का प्रॉफिट कितना होगा, 5000 होगा। तो इसका मतलब ये टोटल कितना आएगा बच्चों, समझ में आ गया क्या। तो अरिथमेटिक मीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, समेशन ऑफ एक्स है, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, और वो कैसे निकालनी है ये समझ में आ गया। हाउ टू आइडेंटिफाई द समेशन, इट इज द एन मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार। क्लियर टू एवरीवन, अरे हाया ना बोलो, एक दिन का 500 तो 10 दिन का कितना है 5000। क्लियर है। अब मुझे बताइए ये 5000 के टोटल के अंदर मेरा इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी है ना, बराबर है ना। तो कितना इनकरेक्ट था मेरा 900, तो मैं उसको 900 से हटा देगा, मैं हटाया। लेकिन मुझे बताओ इसमें करेक्ट वैल्यू डालनी है कि नहीं, तो मैं क्या ऐड कर देगा इसमें, 700 रुपीज ऐड कर देगा। ये बात समझ में आ गई। तो मुझे बताओ 900 और 700 ऐड करने के बाद कितना आ गया आपका 4800। ये बात समझ में आ गई मुझे, हाँ आपको, ओके। तो ये 4800 ये मेरा करेक्ट एग्रीगेट था। अगर एवरेज निकालना है तो मैं उसको 10 के साथ डिवाइड कर देगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा करेक्ट एवरेज। समझ में आ गया। तो इसको बोला जाता है करेक्ट मीन। क्या बोला जाता है, कर्ल करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन का प्रोसीजर क्या होगा, n इंटू एक्स बार करेंगे सर हम। इसका मतलब क्या किया आपने, समेशन निकाला, उसमें से क्या करोगे, माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय जितने ऑब्जर्वेशन से उतने ना, क्योंकि एक निकाल के एक पुट भी किया है ना आप लोगों ने। क्लियर टू एवरीवन। तो अगर आप लोगों को मैंने बोला चलो फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला बोलना कुछ डिफिकल्ट है क्या, नहीं। तो एक्स बार निकाल रहे हैं लेकिन कौन सा वाला, करेक्ट वाला, है ना। तो बोलो क्या किया आपने, एन इंटू एक्स बार किया, उसमें से क्या माइनस करोगे, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे, करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे, और क्या डिवाइड करेंगे बच्चों, एन डिवाइड करेंगे। क्लियर टू एवरीवन। मुझे बताइए ये गलती मैं एक ही बार कर सकता हूँ क्या, मीन्स एक ही ऑब्जर्वेशन के लिए कर सकता हूँ क्या, नहीं, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन के लिए भी कर सकता हूँ ना। इसका मतलब हो सकता है दो दो ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट लिए, हो सकता है कि नहीं। तो जितने ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है उतने सब माइनस करो, जितने करेक्ट है उतने सब ऐड कर लो। क्लियर टू एवरीवन। तो ये सबसे पहला वाला रूल हो गया आप लोगों का करेक्ट मीन का। क्लियर, क्लियर नाउ। अभी हुआ क्या कि 10 लोगों का एवरेज जो था ना, 10 लोगों का एवरेज वेट निकाला हमने, और 10 लोगों का एवरेज वेट कितना आ गया 60 kg आ गया। मुझे बताओ हर एक बंदे का वेट 60 है क्या, फिर नहीं, किसी का वेट 60 से ऊपर है, किसी का नीचे, किसी का हो सकता है 60 भी है। क्लियर टू एवरीवन। अभी हुआ क्या, हमारे 10 लोगों के ग्रुप में कोई तो भी 2 लोग बोल रहे ऐड होना चाहते हैं,
क्या होना चाहते हैं? चलो इसका एग्जाम्पल लेने से बेटर है हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो सपोज करो कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है ना? तो एक बंदे ने इतना दिया, एक बंदे ने इतना दिया, है ना? तो कुल मिला के कितने लोग थे हमारे पास? 10 लोग थे। कितने लोग थे, है ना? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आया है हमारा ₹5000। कितना आया है? तो जरूरी है क्या कि हर एक बंदे ने 5000 ही दिया है? किसी ने 5000 से कम, किसी ने 5000 से ज्यादा दिया है। अब हो क्या रहा है कि दो लोग बोल रहे हैं कि हम भी आपके ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। दो लोग बोल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, वो दो लोग अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? डिमांड रखोगे कि एक काम करो, आप भी कुछ ना कुछ तो भी शेयरिंग दो आप, बराबर है ना? तो एक बंदा बोला हाँ ठीक है, मैं आप लोगों को 4000 रुपये देने वाला हूँ। ओके, और दूसरा बंदा बोला ठीक है, मैं भी आने वाला हूँ और मैं 6000 रुपये देने वाला हूँ। कितना? 6000 रुपये देने वाला हूँ। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, फिर से आपको एवरेज निकालना पड़ेगा कि नहीं, है ना? तो एवरेज कितना आएगा ये चेक करना है। तो आप क्या करोगे? सर हमारा पहले एवरेज कितना था? 5000 था फॉर पर पर्सन, है ना? तो एक बंदे का 5000, तो 10 बंदों का कितना आएगा? 50000 आएगा। ये कैसे निकाला, समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, आप क्या करोगे? ऐड करोगे ना, कौन कौन सी वैल्यू? 4000 प्लस 6000 ऐड करोगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? इसका मतलब कुल मिला के कितने हो गए आपके पास? 60,000। अब आपको एवरेज पर पर्सन निकालना है, तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन करोगे ना। पहले कमिटी में कितने थे, अब कितने हैं? तो कितने से डिवाइड होगा? 12 से। तो आंसर कितना आ गया? तो सर चेंज ही नहीं हुआ, पिछले सम में चेंज हुआ। हाँ फिर सर वो करेक्ट था, तो वो चेंज ही होने वाला था। जरूरी नहीं है, वो डिपेंड्स करता है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, है ना? यहाँ पे एवरेज 5000 था और ये दो लोग जो आ रहे हैं ना, उनका खुद का भी एवरेज 5000 ही है, तो इसीलिए चेंज नहीं हुआ। अगर इसने अगर सपोज करो इसने 5000 अगर दिया होता तो ये चेंज हो जाता। तो एवरेज से ज्यादा अमाउंट अगर आ रही है तो एवरेज भी इंक्रीज होगा, एवरेज से कम अमाउंट आ रही है तो आपका जो न्यू एवरेज होगा वो भी कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, है ना? जरूरी है क्या बच्चे लोग, ये 10 लोगों में 2 लोग आने ही वाले, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। उसमें से ऐसा भी हो सकता है ना कि ये x1 और x2, ये 10 लोगों में से ये 2 लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं हमें आपके ग्रुप में नहीं रहना। तो अगर आप निकल गए तो आप आपका शेयर्स भी लेके जाओगे ना, जल मेरा मेरा पैसा दे, बराबर है कि नहीं? ओके, तो 10 लोग थे जिनका एवरेज प्रॉफिट कितना था? 5000 रुपया था, जिसमें x1 और x2 ये दोनों बंदे बोले कि हम हमारा शेयर्स लेके जाएंगे। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस करोगे। तो जो भी आएगा एवरेज उसको क्या बोलेंगे? न्यू एवरेज बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? तो न्यू एवरेज का फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो क्या? अरे वो जो है ना, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, अभी कितना लिया है वो। चलो तुम्हें भी आ रहा है ना? तो सेकंड में क्या होगा बच्चों, आप वो बताइए। एक्स बार अगर आप लोगों को न्यू अगर निकाल मीन्स उसको न्यू एक्स बार नाम देंगे, है ना? तो उसका आंसर क्या होगा बताइए? एन मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार, इसका मतलब आप टोटल निकालोगे। उसमें क्या ऐड करोगे? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या ऐड करोगे? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात समझ में आ गई, है ना? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड होल डिवाइडेड बाय क्या करोगे? एन प्लस नंबर ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, कि आपने कितने ऑब्जर्वेशन ऐड किए हैं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जरूरी है कि ऐड ही होगा ऐसा, माइनस में भी हो सकता है कि नहीं आप लोगों का? बात समझ में आ गई? तो इसको क्या बोलेंगे हम? न्यू एवरेज बोलेंगे। क्लियर? ओके। अब तीसरा आएगा, है ना? अभी देखो, हमारे ग्रुप में कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स है जिसको मैं n1 डिनोट करता हूँ 30, और इनका मैंने एवरेज निकाला। तो एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स कितना आया है? लेट से 45 kg आया है। ये बात समझ में आ गई, है ना? इसका मतलब हर एक लड़की का, हर एक गर्ल का एवरेज मीन्स वेट 45 होगा क्या? किसी का 45 से कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। क्लियर? अभी नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं जिसको डिफरेंट
ऑब्जर्वेशन से डिनोट करेगा मैं N2। तो यहाँ पे N2 कितना है हमारे पास, लेट से 50 लोग हैं और उनका एवरेज कितना आ रहा है, लेट से 50 आ रहा है, कितना आ रहा है 50 kg आ रहा है। क्लियर टू एवरीवन। तो अभी हमें क्या निकालना है, इनको कंबाइन कर देना है। तो बच्चे क्या बोलते हैं सर, 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, सर 47.5 आएगा सर एवरेज। इज दैट राइट और नॉट? नो, क्यों नहीं? मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं, ये सब बोल रहा हूँ। वेरी गुड सर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग है। अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल रहते तो ये बराबर होता, बट जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है तो ऐसा होगा क्या, नहीं। तो आप लोगों को क्या इनका अग्रीगेट निकालना पड़ेगा। तो एक बच्ची का 45 है तो 30 गर्ल्स का कितना हो जाएगा, तो 30 इंटू 45 करना पड़ेगा आप लोगों को। तो 30 इंटू 45 कितना आएगा, 1350। एक बॉय का कितना है वेट, 50 है, तो 50 का कितना आएगा, 50 बॉयज का 2500। तो ये एग्रीगेट वेट निकालेंगे हम। तो एग्रीगेट वेट कितना आ रहा है आप लोगों का, 3850 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई। अभी ये 3850 कितने लोगों का है, 80 लोगों का है। तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 80 कर लो, कितना आ गया, 48.125 आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताइए, ये 48.125 ये आपका राइट है या रॉन्ग है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, नहीं, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन क्या है, ये सही है या गलत है, ये चेक कर रहा है बेटा। अरे ऐसे कैसे, हाँ सर कैलकुलेशन सही किया है तो सही है, बराबर, बोलो बोलो। एग्जैक्टली आपका जो कंबाइन है, देखो ना नाम में ही छुपा है कंबाइन। जब आप कंबाइन करेंगे तो वो सेंट्रल में ही आना चाहिए, इन बिटवीन ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो आपका दो एवरेजेस कौन सा था, 45 और 50 था ना, तो आपका आंसर इन बिटवीन ही आना चाहिए। समझ में आ गया, तो आपका आंसर ये करेक्ट है। क्योंकि आपने जितने भी आंसर्स निकाले ना अभी, है ना, वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस में आपके आंसर चेक करो, वो डेटा की इन बिटवीन वाली वैल्यू है। बात समझ में आ गया। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, करेक्ट मीन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, तो अगर आप लोगों को करेक्ट मीन का अगर फॉर्मूला देखना है तो आप क्या करोगे, सर पहले ग्रुप का एग्रीगेट निकालेंगे। तो पहले ग्रुप का एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी क्या, N1 मीन्स N इंटू एक्स बार होता है, बट पहले ग्रुप का इसीलिए N1 इंटू x1 बार। बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरे ग्रुप का भी निकालेंगे, तो बोलो क्या करेंगे दूसरे ग्रुप का, N2 x2 बार। तीसरा ग्रुप का होगा तो वो भी कर लेंगे कि नहीं, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, N1 प्लस N2 करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कंबाइन मीन। समझ में आ गया बच्चों, कंबाइन मीन पक्का याद रहेगा, नक्की समझ लेगा। तो मैं अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो वो करोगे, डायरेक्ट करना है कैलकुलेटर से, है ना, फॉर्मूला वगैरह कुछ भी अप्लाई करने का नहीं। तो आर यू गाइज रेडी, डू सम। तो यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं, ओके, और उसके ऊपर ये सम्स। चलो करो जल्दी, कितना बच्चों, ओके। तो सर मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना था, 28 था। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर दैट द ऑब्जर्वेशन 23 वाज मिसरीड एज अ, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है, ये समझ में आ रहा है ना। 23 वॉज मिसरीड, इसका मतलब था क्या 23, और क्या रीड किया। तो दिस इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, दिस इज द, तो करेक्ट मीन निकालना है। तो क्या करोगे करेक्ट मीन के लिए, बताइए। ये करेक्ट है हाँ बच्चों, हाँ। क्या करोगे, सर 10 ऑब्जर्वेशन थे, उनका एवरेज कितना आ रहा था 280, हाँ 28, उसमें से क्या माइनस करेंगे हम, 32 माइनस करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, 23 ऐड करेंगे, एंड होल डिवाइडेड बाय 10। तो आ गया हमारा आंसर, कितना आया, 20.1। क्लियर टू एवरीवन, पक्का है ना। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर ने हुजूर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, अरे बेटा कंसेप्ट याद कर। क्लियर, चलो बोलो जल्दी।
122.66। सबको आना चाहिए, बाजू वाले का क्या है वो मत देखो। यही है। देखो मैंने जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किए थे उसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें दोनों आंसर्स थे, दोनों यानी कौन सा पता है ना, है ना, करेक्ट वाला भी था। इसका मतलब जो आप गलती करते हो ना वो भी ऑप्शन में था, है ना। चलो आ गया ये सबका। तो आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 123, उसमें से आप लोगों ने 128 एंड 140 वॉज मिसरीड, इसका मतलब ये मिसरीड हुआ है मेरे से। इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट, और ये क्या है, इनकरेक्ट। तो ये दोनों वैल्यूज ऐड करोगे और ये दोनों वैल्यूज लेस करोगे, एंड डिवाइडेड बाय 100 ही होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट। हा 64.09 सबका आ गया क्या, होशियार हो तुम लोग। 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन 65 था, उसमें से 50 और 60 ये न्यूली ऐड हुए, तो क्या करोगे रे, 20 इंटू 65, देन क्या करोगे। अरे रिप्लाई नहीं सर, हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, आप रुको सिर्फ। हैं हुई। अच्छा ये हो गया आपका। चलो ये, अच्छा ये भी हो गया। कितना आंसर है, 162.71। क्लियर, सबका आ गया, सबको आ गया। मुझे ना एक डाउट है, पूछो आपसे। जब क्लास के अंदर ये सम मैं दे रहा हूँ, सर हो गया मिस, जो मैं सम पे था उसके आगे का भी सम सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब और हर एक को आ रहा है ना, सबको। आवाज नहीं आ रही है, आ रहा है। फिर भी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट इतना खराब क्यों लगता है फिर। हाँ हाँ, सबको मैंने सिखाया था इसे। चलो अगला, 201। अरे यार इथे याद था, ठीक है, 201.4। क्लियर। अगला, ये देखो तो गलत है क्या, सही होगा या गलत होगा, रीजन। मैं रीजन पूछ रहा हूं तो प्रोसेस बोल रहा है। हाँ हाँ, रीजन और प्रोसेस में डिफरेंट है ना। हो गया कितना, 45.75 आ गया सबको। ये गलत है, लेकिन गलत है ये भी गलत है। हाँ के जी। ये भूलो मत बेटा, तेरा 53 कैसे आ रहा है, कर कर कर, हाँ एरर मत करो। जो मैंने गलत बोला ना तो कैसे आ जाते एल से बराबर है ऐसे। आया क्या, ठीक है चलो अगला। 50 पॉइंट, सबको आ रहा है ना बच्चों। हाँ 6 6 को 6 7 कर दो ना। आ गया सबको। चलो अगला, झालं होतं ना, ये आ गया है ना, देखो ना। अरे बाकी चल, बाकी वाला, द एवरेज मार्क्स ऑफ द 3 बैचेस स्टूडेंट
हैविंग द 70, 50 एंड 30 स्टूडेंट। तो ये ऑब्जर्वेशंस हो गए ना, और ये उनके मार्क्स हो गए। तो 70 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 55 प्लस 30 इंटू 45 एंड डिवाइडेड बाय इनका जो एडिशन होगा वो डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ चलो, इसका क्या आया? देखो क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ, ये गलत है क्या ये? पक्का? देखो मैं कंबाइन मीन यूज ना मीन्स क्वेश्चन अच्छे जो पढ़ रहे हो ना, मैं आपके ऊपर भरोसा रख रहा हूँ क्या? नहीं तो बस 2-4 वैल्यू दिसल्या या दोघांचं या ऐसे नहीं कर रहे हो ना। द देखो द मीन मार्क्स ऑफ द 200 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 75 इन विच, अब मुझे बताओ ऊपर के सम्स तक आप लोगों को कंबाइन निकालना था। यहाँ पे बहुत जल्दी है क्या तुझे? हाँ, बहुत जल्दी है? रुक तू। द मीन मार्क्स ऑफ द 200 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 75 इन विच, अब मुझे बताओ इन विच, इसका मतलब ये 200 क्या हो गया? टोटल हो गया ना, इसका मतलब ये जितना ग्रुप दिए होंगे उनका टोटल है। क्लियर है? इन विच मीन मार्क्स ऑफ द 120 बॉयज इज 84। तो इसका मतलब मेरे पास कुछ बॉयज है, जो कितने बॉयज हैं हमारे 120 है, और उनका मीन कितना है 84 है। ये बात समझ में आ गई? ओके, सो व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द गर्ल्स। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा ना कि गर्ल्स कितने हैं, क्योंकि मेरे पास टोटल N1 प्लस N2 कितना है, कितना है 200 है। कितना है 200, तो 120 उसमें से बॉयज है, तो गर्ल्स कितने रहेंगे 80 गर्ल्स रहेंगे। तो उसका क्या निकालना है मुझे? एवरेज निकालना है। लेकिन ये दोनों का अगर कंबाइन एवरेज निकाला तो वो भी दे के रखा है मैंने, कितना है 75 है। तो आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे ना, बोलो क्या? कंबाइन मीन, डायरेक्ट लिखता हूँ। हाँ, कंबाइन मीन इज इक्वल टू N1 इंटू X1 प्लस, बोलो क्या आएगा 84 इंटू, हाँ सॉरी, अरे यार ये इरेजर किधर गया रे, इधर का डाला ही नहीं मैंने। हाँ तो बोलो 120 इंटू 84 ना, एंड देन प्लस व्हाट, बोलो क्या आएगा 80 इंटू X2 बार एंड होल डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 200 रहेगा। तो आपका काम क्या है 200 इंटू 75 कर लोगे तो कितना आ रहा है आप लोगों का 15,000 इज इक्वल टू 120 इंटू 84 कितना आएगा कितना आ रहा है 120 इंटू 84 100,080 एंड देन प्लस 80 X2 बार। तो ये इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा एंड देन डिवाइडेड बाय 80। तो यू गेट द वैल्यू 61.5। ओके, अभी देखो इसको है ना ऐसे फॉर्मूले से नहीं जाने का बच्चों, है ना, तो फिर सर कैसे जाने का, देखो बताता है मैं। इधर भी ट्रायल और एरर है सर। देखो अगर सपोज करो कंबाइन ऐसा अगर सम अगर आप लोगों को आ गया ना, तो कैसे सॉल्व करना है देखो, पहले डेटा को लिख लो अच्छे से। आपके पास क्या है, कंबाइन मीन है जो कि कितना है, कितना था 75, और उसके ऑब्जर्वेशंस कितने थे, यानी N1 प्लस N2 200 थे, है ना। तो हमेशा है ना टोटल निकालो आप लोग, क्या निकालो, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 1500। इसमें X1 कितना था आप लोगों का बॉयज का एवरेज 84 था, है ना, और नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, तो इसका कितना आ रहा है टोटल, कितना आ रहा है 10,080 आ रहा है। अब बचा क्या, X2 निकालना है, और गर्ल्स कितने आप लोगों को अभी पता है ये कितना 80 है। तो आपको क्या करना है 15,000 में से आप लोगों को ये 10,080 माइनस करना है, कर लो टोटल निकालो, हो गया, कितना है वो अमाउंट
तो जो अमाउंट है वो कितने गर्ल्स के पीछे की अमाउंट है, 80 गर्ल के पीछे। तो आपको एवरेज निकालना है तो पर निकालना है ना, तो आप क्या डिवाइड करोगे, 80 डिवाइड कर दो, आ जाता है। ऐसे किया तो फटक से आ जाएगा, है ना, किससे, टोटल से, है ना, टोटल टोटल निकालते रहो। क्लियर टू एवरीवन। एक्स प्लस कितना आएगा, 114। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों बताइए, समेशन एक्स कितना रहेगा आप लोगों का, 40 इंटू एन आएगा। ओके, यहाँ पे कितना बनेगा बताओ जरा, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, समेशन ऑफ एक्स आई प्लस 114 इज इक्वल टू 42n प्लस कितना आएगा यहाँ पे, 84 आएगा। ओके, समेशन एक्स आई कितना है आप लोगों का, 40n प्लस 114 माइनस 84 कर देते हैं इज इक्वल टू 42n। तो ये डिफरेंस आ रहा है 30, ये 42n में से 40n हो गए तो दिस इज द 2n, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 15। समझ में आ गया, क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। डेविएशन का मतलब पता है आप लोगों को, ये गलत है। डेविएशन का मतलब क्या है, डिफरेंस। ओके, तो बोलो डेविएशन का मतलब क्या है। डेविएशन मतलब, ये मेरा डेटा है कि नहीं, एक्स आई है ना, तो मैं मेरे ऑब्जर्वेशन एक्स आई में से हर एक ऑब्जर्वेशन में से मैं कोई भी एक आर्बिटरी वैल्यू माइनस करेगा, है ना। तो वो आर्बिटरी वैल्यू माइनस करने के बाद जो मिलेगा, ये जो मिल रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। समझ में आ गया डेविएशन का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया क्या, है ना। अब बताओ, अब चलो करो, हाँ क्वेश्चन। तो मैं ये करवा के दूं क्या, फटाक से हो जाएगा, है ना। ओके, देखो इधर ध्यान दो, द सम ऑफ द डेविएशन, है ना, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच इज मेजर फ्रॉम 4 इज 72। इसका मतलब क्या दिया है, मैंने एक डेविएशन लिया है, और वो डेविएशन इसका मतलब क्या कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक वैल्यू माइनस की जाती है। तो वो कौन सी वैल्यू से मैंने डेविएशन लिया है, 4 से। इसका मतलब मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन एक्स आई में से क्या माइनस किया है बच्चों, 4 माइनस किया है, और मैंने इसका समेशन लिया, और वो समेशन मुझे कितना नजर आया, 72 नजर आया। ये बात समझ में आ गई, अरे आया ना, बोलो। ओके, और सेकेंड थिंग, एंड द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन 7 इज -3। इसका मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से अगर मैंने 7 अगर माइनस किया, है ना, तो तब समेशन कितना आ रहा है मेरा, -3 आ रहा है। ये दो चीजें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। ये बात समझ में आ गई। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन कितना था ओरिजिनल सीरीज का, ये चेक करना है। क्लियर हो गया। अभी इसके लिए मैं एक छोटा सा, ओके, तो जब मैंने हर एक डेटा में से 4 माइनस किया तो मेरा 72 आ रहा है, और अगर 7 माइनस किया तो -3 एडिशन आ रही है मेरी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। तो सर यहाँ पे अगर मीन अगर निकालना है तो डिवाइडेड बाय n करते हैं हम लोग, और वो ओरिजिनल मीन से कितने से, 4 से रिड्यूस हुआ होगा, बराबर है ना, और यहाँ पे 7 से हुआ होगा। लेकिन ये सम्स को अगर आप लोगों ने ट्रायल और एरर ने तो मीन्स ये ऑब्जर्वेशन वाली टेक्निक से गए ना, तो थोड़ा सा बोर हो जाता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं देखो, हाँ, आपको पता है सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने समेशन डिस्कस किया हुआ है, तो ये समेशन में ओपन करता हूं, है ना। तो बताओ ये समेशन अगर ओपन किया तो क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस समेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 72 हो जाएगा, बराबर है। तो समेशन ऑफ एक्स माइनस समेशन ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, कुछ भी।
समेशन ऑफ 4 इसका मतलब क्या, 4 इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, क्योंकि मेरे पास n ऑब्जर्वेशन है ना, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 72 आ गया। ये बात समझ में आ गई सबको? तो डायरेक्टली मुझे ये स्टेप बताओ क्या आएगा, ये 7n इज इक्वल टू कितना आएगा, समझा? तो ये दोनों इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, है ना, क्या कर दो, माइनस कर दो। ये माइनस किया तो क्या होगा, समेशन समेशन कैंसिल होगा, इसमें से ये माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7 यानी ये कितना आएगा 3n, और इसमें से ये माइनस किया तो ये कितना आएगा 75, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, समझ ला? अब ये n आ गया तो इसमें इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो लेट से इसमें पुट अगर किया मैंने फर्स्ट एग्जांपल में, मींस फर्स्ट इक्वेशन में, तो 4 इंटू 25 कितना आएगा 100, 100 माइनस से उस साइड पे जाते हुए क्या हो जाएगा प्लस, तो समेशन ऑफ x कितना आ गया 172 आ गया, बराबर है? अरे है ना? तो मुझे बताइए x बार कितना आ गया फिर, 172 डिवाइडेड बाय 25, 6.88, तो ये मेरा x बार हो गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे कितने हैं 25 है। समझ लगा? पक्का? तो आपको यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना था, जब आपको समेशन ओपन करना है तो समेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है 4 इंटू एन होता है, क्या होता है 4 इंटू एन। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द कंसेप्ट दैट इज अरिथमेटिक मीन। समझ में आ गया बच्चों अरिथमेटिक मीन? ओके, तो आज के सेशन में हम यहाँ तक ही पढ़ने वाले थे, दैट इज अरिथमेटिक मीन। आई होप कि आप लोगों को अभी अरिथमेटिक मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? ओके, कल हम शुरुआत करेंगे ज्योमेट्रिक। देखो अभी अरिथमेटिक मीन हो गया ना, तो ज्योमेट्रिक मीन कम हो जाएगा, हार्मोनिक मीन और कम हो जाएगा, और उसके बाद मीडियन मोड वगैरह वगैरह वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, तो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, कल मिलेंगे ज्योमेट्रिक मीन के साथ। चलो, थैंक यू सो